कैसे आप लोग? आज का लेक्चर जो होगा हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं टॉपिक ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है समझते हैं। तो इस चीज को समझने के लिए सबसे पहला चीज ये बताना कि मान लो ये बड़ा मास है, ये मास है, बड़ा मास, ठीक है। एक छोटा यहां पे एक मास हमने रख दिया, छोटा सा स्मॉल एम ले लिया, तो क्या करेगा ये? इसको इधर खींचेगा, ठीक है। यहां पे रखा, इस मास को भी खींच लिया, ये इधर रखा, ये भी खींच लिया, अगर यहां रखा फिर भी खींच लिया, मान लो यहां रख दिया फिर भी खींच लिया। अगर हम दूर जाते हैं, ध्यान देना, अगर इससे दूर जाते हैं, इस मास से हम यहां चले गए, यहां पे आ गए, ठीक है, तो हो सकता है कि कम खींचे, मतलब इसके अराउंड कुछ स्पेस होती है, ठीक है, समझ में आ रहा? ये मास है, इसके अराउंड स्पेस होता है, जिस स्पेस में ये ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को फील करता है, समझ में आ रहा? उसी स्पेस को क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड। जैसे इसका डेफिनेशन की बात करेंगे तो लिख देता है द स्पेस अराउंड मटेरियल बॉडी, यहां पर लिख रहा हूं बात, मटेरियल बॉडी, जिस बॉडी के पास मटेरियल है, मास है, उसी की बात कर रहा हूं। द स्पेस अराउंड मटेरियल बॉडी इन विच it attract by gravitational force, in which body, या लिख देते हैं अदर बॉडी, ठीक, in which body attract by gravitational force known as gravitational field। ठीक है, मैंने क्या लिखा डेफिनेशन कि इसके, ये मास है, इसके चारों तरफ जो स्पेस होगा उसी स्पेस को बोलते हैं, ठीक है, जगह को बोलते हैं, ठीक है, द स्पेस अराउंड मटेरियल बॉडी इन विच बॉडी अट्रैक्ट बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये अट्रैक्ट होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब ये अट्रैक्टिव नेचर होता है, रिपल्सिव नहीं होता। हो सकता है कि भाई ये चार्ज हो जाए, तो चार्ज का भी फील्ड होता है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड में बढ़ते हैं। मैग्नेट हो जाता, मैग्नेट का भी फील्ड होता है, वो कहां पे पढ़ेंगे? मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ेंगे, समझ में आ रहा? जिससे मास का फील्ड होता है, अपना मास का फील्ड होता है, चारों तरफ स्पेस होता है जहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करता है, उसी तरह चार्ज भी होता है। चार्ज ये समझ लो, यहां चार्ज डाल दो, ये अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, उसका फील्ड हो गया चार्ज का। मान लो मैग्नेट है, ठीक है, तो मैग्नेट भी हो जाएगा। सपोज ये मान लेते हैं अर्थ है, तो ऑब्जेक्ट यहां रखो, खींच लेगा, ये खींच लेगा, ये खींच लेगा, तो ये फील्ड है, इसके चारों तरफ जो स्पेस होता है वो क्या है? फील्ड है। अब बात है भाई कि ये फील्ड से हमें एक्चुअली ये फील्ड, हम ये फील्ड नहीं पढ़ते, हम पढ़ेंगे इसका ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, कि कितना पावरफुल ऑब्जेक्ट यहां रखा, ठीक है, खींच लिया, यहां थोड़ा दूर किया था, थोड़ा कम खींचा था, कितना पावर है, कितना स्ट्रेंथ है, कितना ताकत है, ये हम पढ़ते हैं यहाँ पे। समझ में आ रहा क्या? तो ग्रेविटेशनल फील्ड तो ये हो गई। अब इसी से आता है, हम इसके बारे में स्पेस को बोलते हैं। अब ये जगह जो की बात होगी, तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एक टर्म आता है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, या फिर इसको बोलोगे आप, इसको बोलोगे इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। समझ में आ रहा है क्या? कोई डाउट है किसी को? मतलब इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड समझने के लिए देख लो, पहले फील्ड बताया कि फील्ड जगह जो स्पेस लेता है उसको बोलते हैं, वो कितना पावरफुल है, कितना ताकत है, ये कौन बताता है? यही बताता है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, या इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, या ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। इसका अगर नोटेशन की बात करें तो वेक्टर ऐसे लिखा जाता है, ई से लिखते हैं इसका नोटेशन। अब सवाल है कि ये क्या होता है? अब इसको समझने के लिए क्या करते हैं
कि ये मास था, ये मटेरियल बॉडी है, मान लीजिए ये कोई बॉडी है, ठीक है, कोई एक बॉडी है जिसके पास मास है, तो इसके चारों तरफ फील्ड होगा। ये बात तो अभी जस्ट हमने पढ़ लिया कि भाई इसके चारों तरफ फील्ड होगा। तो इसके चारों तरफ फील्ड अगर है तो यहां पे एक छोटा मास m, यहां पे लिख रहा हूं m, वेरी स्मॉल मास क्या है, m है, ठीक है। और ये मतलब कहने का मास, स्मॉल मास जो लिख रहा हूं m टेंस टू 0, बहुत छोटा मास रख दिया। तो बहुत छोटा मास रखा है तो ये क्या करेगा, देख अपने तरफ खींचेगा, ये खींच लिया। तो ये मान लेते हैं F4 से खींचा, किस फोर्स से खींचा, F4 से, ठीक है। तो m मास पे कितना फोर्स लग रहा है, F फोर्स लग रहा है, ठीक है। देख ले यहां पे लिख रहा हूं m मास पे कितना फोर्स लग रहा है, F फोर्स लग रहा है, इसलिए एक मास पे कितना लगेगा फोर्स, F अपॉन m। इसी को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, इसी को E बोलते हैं, ध्यान रखना। मतलब व्हाट इज, देख ले क्या बोल रहा हूं कि व्हाट इज E, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी या इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है। ये देख, ये बॉडी था, इसके चारों तरफ फील्ड था, तो कोई ऑब्जेक्ट को रखोगे तो ये खींचेगा, तो जिस फोर्स से खींचा, ठीक है, फोर्स पर यूनिट मास, और ये मास को लोग टेस्ट मास भी बोल देते हैं, यहां पे लिख देता हूं, ये मास को क्या बोलते हैं, टेस्ट मास। टेस्ट मास में फिजिक्स का डेफिनेशन है कि मास की जो वैल्यू क्या हो, बहुत छोटी हो। एक्चुअली एक बात और आपको बता दे कि ये छोटा मास क्यों लेते हैं, सवाल ये है भाई, चले थे इसका फील्ड पता करने कि इसका ताकत कितना है, इंटेंसिटी, इस बॉडी का फील्ड ये है, ठीक है, इसके फील्ड का पता करने चले थे, ठीक है। तो यहां पर अगर ये मास बड़ा हो जाएगा तो ये खुद का फील्ड हो जाएगा, इसका खुद का फील्ड हो जाएगा, तो इसीलिए ये मास छोटा लेते हैं। मास छोटा क्यों लेते हैं भाई, क्योंकि यहां पे लिख रहा हूं, क्योंकि खुद का फील्ड न बनाए, समझ में आ रहा है कि खुद का फील्ड ये मास न बनाए, ठीक है। अब हम इस बॉडी का ये फील्ड का ताकत बता रहे हैं, इसके चारों तरफ ये जो फील्ड है यहां पे, इस मास के वजह से, ये वाला बॉडी की वजह से, इसका हम स्ट्रेंथ बताने वाले हैं, समझ में आ रहा क्या, इसके लिए, क्योंकि खुद का फील्ड न बनाए इसलिए वेरी स्मॉल मास रखते हैं। अब यहां पे ध्यान से समझना कि फील्ड की जो वैल्यू होगी E इक्वल टू क्या होगा, अभी लिखा हूं, फोर्स पर यूनिट मास। देख लो F फोर्स लग रहा था, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, फोर्स पर यूनिट, ये टेस्ट मास है, टेस्ट मास, ठीक है। और टेस्ट मास क्या होता है, जिसका मास क्या हो, 0, करीब करीब बहुत छोटा हो। देख ले m मास पे एक फोर्स लग रहा था, एक मास पे कितना लग रहा फोर्स, मतलब E इक्वल टू क्या हो गया, फोर्स पर यूनिट मास। याद रखना इसका डेफिनेशन क्या होगा, अगर डेफिनेशन की बात करोगे तो यहां पे लिखोगे, क्या लिखोगे, देख ले, ये ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास, और ये मास जो लेना है छोटा, यहां पे लिख दे रहा हूं, मास टेंस टू 0, बहुत छोटा लेना है, ठीक है, ताकि इसके फील्ड को इंटरफेयर ना करे। ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास नोन एज फील्ड, मतलब इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड नोन एज इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। जिस पॉइंट पे फील्ड पता करना, मास रख लो और उसका फोर्स से डिवाइड कर लो, खत्म, फोर्स निकाल के डिवाइड कर लो, अभी आगे हम बताएंगे। अब इसका बात कर लेते हैं, इसका यूनिट क्या है, सबसे पहले यहां पे बात कर लेते हैं इसका यूनिट इसका क्या होगा, न्यूटन पर केजी। चाहोगे इसको ऐसे भी लिखते हैं लोग, और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी होगा, ठीक है। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्यों होगा, न्यूटन, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास कट होगा, इसका यूनिट ये हो गया। अब ये इसका बात अगर करें तो इसका ये क्या होगा, यहाँ पे इसको कट कर देते हैं, ठीक है, टेस्ट मास है, इसका यूनिट के बारे में बात हो गई। अब इसका डायरेक्शन किधर होगा, वेक्टर है या स्केलर, पहले बताओ, वेक्टर क्वांटिटी है,
वेक्टर, इसका डायरेक्शन किधर होगा भाई? जो एफ का होगा वही ई का डायरेक्शन होगा। डायरेक्शन अलोंग ई, एफ फोर्स की तरफ होगा, जिधर फोर्स का डायरेक्शन होगा वही ई का डायरेक्शन होगा। समझ में आया? हमने क्या पढ़ा? फोर्स पर यूनिट मास इज नोन एज व्हाट? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, या ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड भी बोल सकते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ भी बोल सकते हैं। ठीक है, एक चीज और समझते हैं, लिख लीजिए। अगला सवाल ये समझना इस बात को कि कहीं भी देख ले, यहां पे लिख रहा हूं, देख ले कैसे फाइंड करें, फील्ड कैसे निकालें। ई कैसे निकालेंगे भाई? क्या करेंगे कि जिस पॉइंट पे फील्ड बताना है, मान लो ये यहां पे फील्ड बताना है, तो वहां पे एक मास रख लो, फोर्स निकाल लो, मास से डिवाइड कर लो। क्या करना है? पहला एक तो तरीका ये है, इसका मेथड वन है कि इस पे देख लो, एक छोटा मास रख लो, एम मास रखे, एम मास रखे, फोर्स निकाले और फोर्स से डिवाइड कर लो, खत्म। देख ले, एम मास रखो, फोर्स निकालो और फोर्स को मास से डिवाइड कर लो। ठीक है, फोर्स निकाले एंड फोर्स को मास से डिवाइड करें। मतलब कहने का मतलब यहां पे फिर से समझा रहा हूं, फिर से यहां पे हमें फील्ड निकालना है इस पॉइंट पे, तो एम मास रख दिए, इसके वजह से फोर्स भाई इधर लग रहा है। ठीक है, तो फील्ड क्या होगा? यहां पे फील्ड की वैल्यू आएगी E इक्वल टू एफ बाई एम, खत्म। ये फील्ड है ऐसा। अब या तो एक तरीका और है इसको निकालने का, दूसरा तरीका ये कर सकते हो मेथड, और हम ये भी यूज करेंगे आगे चल के। क्या करेंगे कि 1 kg के यहां पे रख देते हैं, 1 kg मास रख लेते हैं, 1 kg मास रख लिए। ठीक है, और इस पे जो फोर्स लगेगा, मान लो ये इधर लग रहा था फील्ड में, इधर फोर्स लगेगा, यही फोर्स को देख ले, 1 kg मास पर जो फोर्स लगे दैट इज ई, उसी को ई कहते हैं। ध्यान से समझना, ये बातें हो गई। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं भाई, मान ले ये 2 kg का मास है छोटा, ये 20 से जा रहा है नीचे, 20 न्यूटन से। ठीक है, ये 20 न्यूटन से नीचे जा रहा है। कोई बोला कि भाई फील्ड बताइए इस यहां पे, इस पॉइंट पे ए, फाइंड ई एट ए, ई बताइए। तो क्या करोगे भाई? ई एट ए कैसे निकालोगे? इस पे क्या करो, कितना फोर्स लग रहा? 20, 2 kg, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या 10 न्यूटन पर सेकेंड, सॉरी न्यूटन पर केजी। ठीक है, न्यूटन पर फोर्स, यहां पर लिखा हूं मैं, फोर्स अपॉन न्यूटन पर केजी या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब मान लीजिए अर्थ, एक बात समझना, बात को ये मान लेते हैं अर्थ है, धरती माता हो गई, धरती माता खींच रही है, तो ये समझना, आगे अभी बात करने वाले हैं, ये धरती माता इसको खींच रही है, तो ये 20 से खींच रही है, यहां से निकल गया, यहां से यूनिट से भी पता चल रही है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ये क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देख निकाल लिया, इतना फोर्स, जिस फोर्स से खींच रहा था, ये 20 फोर्स से खींच रहा था, इसको डिवाइड कर लिए, तो यहां पे जो बताया ये इस मास का नहीं है, याद रखना बात को। ये जो फील्ड है, ये फील्ड जो निकाला हमने, इस ये अर्थ है या कोई अदर चीज है, यहाँ पे बहुत सारे मास लगे हैं, तो इस पॉइंट का फील्ड है, एम मास की वजह से नहीं है, ये याद रखना। ये जो फील्ड है एम मास का नहीं है, ये फील्ड देख ले, यहां पे लिख रहा हूं फील्ड, ये मान लेते पी पॉइंट, पॉइंट पी का है, एम की वजह से नहीं है, अदर मास की वजह से है, अदर मास के कारण है। समझ में आ रहा? ये अदर मास के कारण है, ये इसकी वजह से नहीं है, एम की वजह से नहीं है।
वहां पे एम तो टेस्ट मास है, चेक कर रहे हैं कि कितना फोर्स लगा रहा है। समझ में आया? ये बातें हो गई। अब सवाल ये है कि एक सरफेस ऑफ अर्थ पे बात कर ले। एट सरफेस ऑफ अर्थ पे बात करते हैं भाई। धरती माता हो गई, अर्थ हो गया, मास ऑफ अर्थ है। यहां पे बताइए एट सरफेस ऑफ अर्थ फाइंड ई। ई बताइए, ई कैसे निकालेंगे सरफेस ऑफ अर्थ में? ठीक है, अब सवाल ये है कि देखिए यहां पे छोटा मास सरफेस पे निकालना, तो यहां पे छोटा मास ये रखा, ये धरती माता हो गई, इसी पे निकालना है। तो अर्थ पे निकालना है तो यहां पे छोटा मास रख दे, स्मॉल मास यहां पे अपने मन से रख दिया, एक छोटा मास ये रख दिए, टेस्ट मास पुट कर लिए। अब ये फोर्स खींच क्या लगेगा ये देख, रेडियस मान लेते हैं, रेडियस अर्थ का आर ले लेते हैं, आर ले लेते हैं, आर ले लिए, ठीक है। अब यहां से इसके बीच का अट्रैक्शन क्या होगा, फोर्स, ये फोर्स क्या लगेगा, फोर्स इक्वल टू जी कैपिटल स्मॉल एम इंटू एम ई अपॉन आर स्क्वायर, रेडियस मास ऑफ अर्थ है। अब यहां से देख ले फोर्स पर यूनिट मास, यही टेस्ट मास से डिवाइड कर लिया, तो यहां पे क्या होगा, जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर, दिस इज व्हाट ई। ई निकाल लिए। अब ये अगर जी की वैल्यू अगर वाकई में रखोगे तो देखना क्या आता है, समझना मास ऑफ अर्थ क्या होता है, समझना जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11 हो गई। एमी अर्थ की जो वैल्यू होती है मास 24 केजी होता है, और रेडियस ऑफ अर्थ 6400 1 2 3 रख दिया, यहां पर लिख देता हूं, समझना मास ऑफ अर्थ, अर्थ का मास 6 इंटू 10 टू पावर 24 केजी होता है अप्रॉक्स, और रेडियस ऑफ अर्थ जो होता है 6400 किलोमीटर होता है, याद रखना ये डाटा को, ठीक है। अब यहां पे तो हमने रख दिया चीजें, देख ले ये सब रख दी, जी की वैल्यू रख दिए, मास ऑफ अर्थ रख दिया, ये रख दिया। अब इसको सॉल्व करोगे तो यहां से ई की वैल्यू क्या आएगी, देखना एक बात को, 6.67 रख लिए इंटू 6 रख लिए इंटू 10 के पावर कितना आ जाएगा, 10 के पावर 24 माइनस 11, देख ले 10 के पावर 24 माइनस 11 कितना आ जाएगा, छोड़ देते हैं अभी कर लेंगे, 24 रख लेते हैं, ठीक है, अपॉन, एक काम करते हैं इसको क्या लिखोगे, 64 इंटू 64 इंटू 1 2 3 4 5, 10 के पावर 5 नहीं, 10 के पावर 5 के स्क्वायर 10 के पावर 10 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 स्क्वायर करेंगे 10 के पावर 10 हो गया। अब क्या करते हैं, एक काम और कर लेते हैं, ये तो हमने ऐसे कर लिया, एक काम करते हैं इसको 6 पॉइंट कर लेते हैं, इसको भी पॉइंट कर लेते हैं, 10 इंटू 10 से मल्टीप्लाई कर लिए, पॉइंट कर लिए। अब देखिए प्रॉक्स ये कैंसिल हो जाता है, प्रॉक्स में अगर बात करें कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो यहां से देख ली वैल्यू क्या आएगी, 10 के पावर 11 और 12, तो 10 के पावर 12 ये कट होगा, तो यहां से ई की वैल्यू देख क्या आ रही है, ई इक्वल टू क्या आएगा, 10 के पावर माइनस 11 इंटू 10 के पावर 12, देख ले 10 के पावर 10 11 और 12, 10 के पावर 12 आ गया ये। अब यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी, ई की वैल्यू ये देखना 10 आ रहा, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे भाई ये क्या है, इसी को जी बोलते हैं अप्रॉक्स, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब अर्थ के लिए ध्यान देना E इक्वल टू जी होता है फॉर अर्थ, तो परेशान नहीं होना है कि अलग चीज है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो पढ़ते हैं, देख ले एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यहां पे लिख रहा हूं जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो आपको कोई बोले कि सरफेस ऑफ अर्थ पे ई, देखो अर्थ के लिए जी वही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, या फिर क्या बोलते हैं ई को क्या बोलते थे, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, दोनों एक ही चीज होता है, अर्थ के लिए दोनों का मतलब एक ही होता है, कोई कंफ्यूजन। चलो अब क्या करते हैं, पॉइंट मास की वजह से पहला चीज पढ़ रहे हैं,
देख ले, E ड्यू टू पॉइंट मास। पॉइंट मास के लिए E की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है, E के लिए पॉइंट मास के लिए कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले E पॉइंट मास ये रख लिया, M छोटा ऐसा मास रख लिया, देख ये पॉइंट मास है, ठीक है। मान लो मैंने बोल दिया भाई यहां से यहां हमें इस पॉइंट पे बताइए, इस पॉइंट पे बताइए, ठीक है, इस पॉइंट को मान लो P ले लो, ठीक है। तो E एट पॉइंट P क्या होगा? तो क्या करोगे? दो तरीके हैं आपके निकालने के, मेथड 1 मेथड 2। मैंने बताया हो कि सर आप ही अभी जस्ट बोले थे कि कैपिटल मास ले लिए, यहां पे एक छोटा मास रख लेते हैं M, ले रख लिया टेस्ट मास, ठीक है। फोर्स निकाल लेते हैं, चल फोर्स निकाल लिए, और फोर्स की वैल्यू किसके बराबर होगी देख ले, फोर्स इक्वल टू हो जाएगा ये फोर्स इक्वल टू G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R स्क्वायर, और फोर्स पर यूनिट मास कर लेते हैं, देख E, और यहां से E की वैल्यू क्या होगी GM अप, ध्यान देना कैपिटल M स्मॉल कटम होगा R स्क्वायर, आ गया E की वैल्यू GM अपॉन R स्क्वायर हो गया। या दूसरा तरीका है सर ये मास था, हम क्या करेंगे यहां पे 1 kg का मास रख दिए और फोर्स निकाल लिए, वही को फोर्स को बोलते हैं E। ये भी बताया था G कैपिटल M इंटू 1 अपॉन R स्क्वायर, डिस्टेंस R है, ठीक है। अब यहां से इसी को E बोलते हैं, 1 kg मास पे जो फोर्स लगता है, अभी जस्ट बताया हूं, खत्म। तो पॉइंट मास की वजह से क्या हो गया GM बाई R स्क्वायर, समझ में आया? अब सवाल है कि भाई इसका डायरेक्शन किधर होगा? डायरेक्शन इस पे रखोगे तो ये खींचेगा मास, तो टुवर्ड्स ऐसे होगा, ठीक है। इसका देख लो, अगर इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो हो, इस डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव मान रहे हो तो ये अंदर की ओर होगा टुवर्ड द मास। इसका डायरेक्शन अगर होगा, डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन टुवर्ड्स मास M, कैपिटल मास की तरफ होगा, समझ में आ रहा है? इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हो, इसको लोग निगेटिव भी लिखते हैं, तो परेशान मत होना, समझ में आ रहा है क्या? आप ऐसे ही निकाल लेना, ओके। अब थोड़ा सा एक बात और कर ले, थोड़ा सा इसका ग्राफ के बारे में अगर बात करें कि वेरिएशन भाई कैसा होता है, ये देख ले, E ड्यू टू पॉइंट मास कि E की वैल्यू पॉइंट मास के लिए क्या होगा, अभी जस्ट हमने निकाला था कि सर M मास है, इस इतने डिस्टेंस पे हमें R डिस्टेंस पे निकालना है, अभी हमने बात कर लिया, इसकी E की वैल्यू हो जाएगी, यहां लिखता हूं काम आएगा जगह, सर GM बाई R स्क्वायर हमने निकाल लिया, खत्म, GM बाई R स्क्वायर। अब सवाल ये है कि भाई ये GM बाई R स्क्वायर अंदर की ओर होगा, इधर टुवर्ड्स द दिस मास, ठीक है। तो एक थोड़ा सा ग्राफ, इसका वेरिएशन कैसा आता है, इसके ग्राफ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो एक चीज समझ लेते हैं कि y इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर का ग्राफ कोई पोले तो ऐसा होता है, ध्यान देना, ये y है और ये x है, इसमें अगर माइनस कोई कर दे तो यही ग्राफ मिरर इमेज बन जाएगा, इसका नीचे आ जाता है, ये नीचे आ जाता है, x y, ठीक है, एक्स स्क्वायर कर लिए, ठीक है। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर 1 बाई एक्स स्क्वायर ग्राफ ऐसा होगा, ठीक है। कंफ्यूजन है तो जीरो डाल ले, जीरो डालेगा ना, x की जगह जीरो डाल तो y की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी, ठीक है। इसके x की जगह इन्फिनिटी डाल तो y की वैल्यू जीरो हो जाएगी, ये तरीका है, ध्यान रखना। इसका जस्ट मिरर इमेज, ये इधर ये इधर, अगर कोई बोले कि y इक्वल टू एक्स का ग्राफ ऐसा है भाई, यूज होने वाला है इसलिए बता रहा हूं, y इक्वल टू एक्स का, तो y इक्वल टू माइनस एक्स का क्या होगा, इसका उल्टा कर ले, माइनस का मतलब इधर x y x y, ठीक है, ये ध्यान रखना बात को। अब ये बात ध्यान रखना, अब यहां पे क्या करेंगे
कि इसका वेरिएशन केवल देखो, कोई कहे कि मैग्नीट्यूड का वेरिएशन क्या होगा, ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ ई का बात करेंगे। इस एक्सिस को ऐसे ले लिए मैग्नीट्यूड ऑफ ई, और ये आर ले लिए, ठीक है, आर ले लिए, और यहां पे पॉइंट मास यहां पे मान लो यहां पे रख दिया पॉइंट मास एम, ऐसे है। तो इसका क्या होगा, 1/r² है, तो ध्यान से समझना कि ग्राफ ऐसे आएगा। केवल मैग्नीट्यूड का बात कर रहा हूं, केवल मैग्नीट्यूड का बात कर रहा हूं, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ई का है ग्राफ, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में कभी कभी क्या रहेगा आपके पास, ऐसे वेक्टर फॉर्म में पूछ लेते हैं लोग, ये ई दे देगा, वेक्टर फॉर्म में पूछ लिया ऐसा, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ई है, डोंट कंफ्यूज, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ई का ग्राफ है, और आर। अब सवाल ये है कि ये पॉइंट पे निकालना है, तो इसका डायरेक्शन किधर हो रहा था, ई का डायरेक्शन इधर हो रहा था, ई का डायरेक्शन इधर हो रहा था, फोर्स इधर लग रहा था, ठीक है। मतलब जैसे जैसे देखो आर 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 बढ़ रहा है, आर का इधर पॉजिटिव लेते हैं, आर इधर पॉजिटिव लेते हैं, आर पॉजिटिव लेते हैं, रेडियल वेक्टर, ठीक है, यहां से दूर जा रहा, इधर पॉजिटिव ले रहे हैं, तो क्या हो रहा है, तो निगेटिव में है, मतलब जस्ट इसका मिरर इमेज बन जाएगा। यहां पे अगर इसका ग्राफ अगर बात करोगे, ये आर है, ठीक है, यहां पे पॉइंट मास अगर ले लेते हैं, तो इसका ग्राफ ऐसा बन जाता है, देख, जस्ट इसका मिरर इमेज ये आ जाता है, ई और आर का एक्चुअल ये है, देख वेक्टर में लिखा हूं, और इसका मैग्नीट्यूड का, तो ये ज्यादा सुटेबल आंसर है, याद रखना, ये बेस्ट करेक्ट है, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कंसीडर किया, और ये भी केवल मैग्नीट्यूड वाइज, कभी ऑप्शन में अगर ये ना हो ये भी टिक कर सकते हो, लेकिन अगर दोनों हो तो आप ये टिक करें। समझ में आ रहा है क्या, कोई कंफ्यूजन? यहां पे जस्ट बताया हूं, क्यों, क्योंकि अगर डायरेक्शन लेते हो तो उल्टा होगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म में अगर लिखोगे -gm/r² होगा, वेक्टर फॉर्म में लिखा तो मैग्नीट्यूड ये होगा, और वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो माइनस की ओर आएगा। समझ में आ रहा बात, ये बातें हो गई। अब देख ले r², ठीक है, और इसका वेरिएशन ये होगा, लिख लो इसको, कोई कंफ्यूजन? पॉइंट मास के लिए ये वाला करेक्ट है, ये मैग्नीट्यूड का हो जाता है, ई ड्यू टू पॉइंट मास। चलो अब थोड़ा सा प्रॉब्लम कर ले, प्रॉब्लम के बिना तो कोई मतलब नहीं बनता, हम तो प्रॉब्लम के लिए मरते रहते हैं भाई, ठीक है, क्वेश्चन कराना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। चलो एग्जाम्पल 1 करते हैं कि भाई ये मास m1 दे दिया, ये मास m2 दे दिया, ये P पॉइंट है, ठीक है, कोई कंफ्यूजन? ये R1 दे दिए, ये R2 दे दिए, तो मैं क्वेश्चन पूछ दिया फाइंड E एट पॉइंट P। P पॉइंट पे E की वैल्यू क्या होगी बताइए? इलेक्ट्रिक फील्ड बार मुंह से आ रहा, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के बारे में कर रहा हूं बात, तो कैसे निकालोगे? सॉल्व करने का तरीका क्या है, सॉल्यूशन करने का यही पे कर दूं, देख ये इधर खींचेगा, यहाँ पे +1 मास, ये इधर खींचेगा, मास रखोगे, तो ये E1 मान लेते हैं, ये E1 हो गया, और ये E2 हो गया, और एंगल थीटा दे दिया हूं मैं, ये ऐसे जाएगा E नेट, और ये E नेट की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, वेक्टर फॉर्म E1² E2² टू E1 E2 cos थीटा। अब सवाल ये है कि भाई E1 की वैल्यू क्या होगी, E1 की वैल्यू अभी जस्ट बताए थे, Gm1/r1², और E2 की वैल्यू क्या होगी, Gm2/r2²। ये वैल्यू यहां पे पुट कर सकते हो, ठीक है, तो ये आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया, ई नेट निकल गया, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में। देख लो यहाँ पे मस्त ध्यान से समझना, पहले बार बार बोल रहा हूँ कि पॉइंट मास के वजह से क्या था, ये m मास है, यहाँ पे अगर E निकालना है तो इधर लगेगा, और E की वैल्यू क्या आती थी, Gm/r², ये हमारा कंसेप्ट है, हमने जो पढ़ लिया, तो भाई यहाँ पे निकालना है तो इसको ये अपने तरफ खींचेगा, Gm/r² E1, Gm2/r², R2 है, ठीक है, R1 R2, और दोनों का वेक्टर के अकॉर्डिंगली
सॉल्व कर लिए, खत्म। चलो अगला 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 में ये है, एक ट्रायंगल ले लिया, साइड ए ए ए, ये पी पॉइंट ले लिए और ये क्यू पॉइंट ले लिए, साइड ए दे दिया, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है। और इस पे मास m m m, तो क्वेश्चन है तो फाइंड E एट पॉइंट P एंड E एट Q। P पॉइंट पे बताइए और Q पॉइंट पे बताइए, और P क्या है, सेंट्रोइड पे है, P पॉइंट सेंटर में है, यहां पे लिख दूं P सेंट्रोइड पे है, सेंट्रोइड पे है, ठीक है। तो सॉल्व करने का तरीका क्या है, सॉल्व कैसे करेंगे देख ले। सॉल्व करने का तरीका ये है, मास रख दिया, मास रख दिया, पहले P पॉइंट पे निकालते हैं, P पॉइंट पे P, तो ये वाला इधर खींचेगा E, ये वाला इधर खींचेगा E, ये वाला इधर खींचेगा E, और सबका वैल्यू क्या है, सेम, सबका वैल्यू क्या है, सेम। अब यहां से ये एंगल कितना होता था, 120 120 होता है, 120 120 120, सिमेट्रिसिटी से 360, पिछले क्लास में ऐसा क्वेश्चन कर लिया है, तो परेशान मत होना। इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आएगा, अब ये क्या आएगा, ई स्क्वायर प्लस 2E इंटू कॉस 120, और कॉस 120 की वैल्यू क्या रखोगे, -1/2, देख तो माइनस रखेगा तो क्या आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पूछेगा E, मतलब ये E आ गया, क्या आ जाएगा, E आ जाएगा, ये वैल्यू E आ गई, और ये E कट, मतलब E एट पॉइंट P क्या हो गया, 0। समझ में आया, सेंटर पे बताना। और ये क्वेश्चन हम प्रीवियस, किसी को अगर डाउट है तो आप प्रीवियस फोर्स वाले क्वेश्चन, ठीक है, ग्रेविटेशन का सेकंड नंबर लेक्चर, सॉरी फर्स्ट में भी, फर्स्ट में, ठीक है, फर्स्ट नंबर लेक्चर जाकर देखिए, वहां पे मैंने क्लियर किया है, ठीक है। तो यहाँ पे P पॉइंट पे अगर निकालना है तो क्या किए भाई, देखिए P पॉइंट पे निकालना था, ये इधर खींचेगा E, ये इधर खींचेगा G, अपने तरफ खींचता है इस पॉइंट पे, तो मास की ओर खींचता है, ये मास की ओर खींच रहा है, मास की ओर खींच रहा है E, सिमेट्रिसिटी से तीनों सेम, वैल्यू ही निकालने की कोई जरूरत ही नहीं है, और E का रिजल्टेंट ये इधर आता है, E ही आता है 120 डिग्री पे, ठीक है, सॉल्व कर लिया, और ये E कैंसिल, P पे 0 हो गया। अब सवाल इसमें दूसरा है, पहला ये था E एट P पे निकाल लिए, सेकेंड सवाल में यहां पे निकालना है, ये मास इस पॉइंट पे निकलना है, तो देख ये E और ये E इधर खींचेगा और ये ऊपर खींचेगा, ये और ये कैंसिल होगा, इसको मान लेते E1, ठीक है। तो E1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, सेम होगा, ये अगर E1 है तो ये भी क्या होगा, E1 कट हो गया, तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी, दोनों सेम है सिमेट्री से, अगर ये A है और ये वैल्यू A/2 आती है, देख ले ये डिस्टेंस यहां से यहां की बात करोगे A/2 आती है, तो पाइथागोरस से ये वैल्यू क्या होगा, A² - A²/2, तो √3 ये वैल्यू आती है डिस्टेंस, तो E इक्वल टू क्या होगा, Gm अपॉन √3/2a का स्क्वायर। अब यहां से E एट E आ जाएगा वैल्यू 2 दूना 4, 4/3 Gm/a², ये आ गया, मतलब इस पॉइंट पे, ये कौन सा पॉइंट था, Q, ये वैल्यू आएगी 4/3 Gm/a²। कोई कंफ्यूजन, देख लीजिए कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, इस पॉइंट पे निकलना था, ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, कैंसिल, ये A है, ये क्या हो जाएगा A/2, इससे पाइथागोरस से निकाल लिए, ये डिस्टेंस कर दिया Gm/a², खत्म। कोई डाउट है, इसका कोई कहेगा डायरेक्शन किधर होगा, ऊपर, इसका डायरेक्शन किधर होगा, ऊपर, या जे कैप बोल ले, ठीक है, ये होगा। अब चलो, अब थोड़ा सा एक बात और कर ले, छोटे छोटे क्वेश्चन मान लो ऐसे आ जाए, सिमेट्रिकल बॉडी दे दे, रिंग दे दे, ये रिंग सेंटर पे बताइए O पे, स्क्वायर दे दे, यहां पे मास रख दे M,
ट्रायंगल दे दे, अभी जस्ट हम पढ़ा है, ऐसा रख दे, हेक्सागोन दे दे, ओ पे बताना है, ओ पे बताना है, ओ पे बताना है, ओ पे, तो याद रखना ई एट पॉइंट ओ इक्वल टू 0 होगा, सब में 0 होगा। क्यों? सिमेट्रिक बॉडी है, ये इधर खींचेगा, ये इधर कैंसल, ये इधर कैंसल, दोनों बाहर वाला मास खींचेगा अपने तरफ, ये इधर की जगह कैंसिल हो जाएगा, यहां भी ये कैंसिल, सब कैंसिल हो जाएंगे, यहां भी तो कैंसिल हो ही गया, यहां भी ये इधर की जगह, ये इधर की जगह, ये इधर सब खींच के 0 कर देंगे, मतलब सिमेट्रिकल हो, ध्यान रखना, सिमेट्रिकल अगर है तो ई की वैल्यू 0 हो जाएगी, समझ में आ रहा, ध्यान रखना। अब एक सवाल और करते हैं, अगला क्वेश्चन है कि दो मास है, m एक मास है और एक है 4m मास सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 3 मीटर के दूरी पे है, तो कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग m एंड 4m वेयर ग्रेविटेशनल फील्ड इज 0, कहां पे ऐसा पॉइंट होगा। तो समझने के लिए मान लेते हैं कि हम पॉइंट यहां पे ये मान लेते हैं, ठीक है, ये डिस्टेंस यहां से x मान लिया और यहां से डिस्टेंस ये कितना हो जाएगा 3 - x होगा, इसके लाइन ज्वाइनिंग पे कहां पे पॉइंट होगा जहां पे फील्ड 0 होगा। तो ये समझने के लिए पिछले क्वेश्चन में भी, पिछले क्लास में भी, लास्ट लेक्चर में मैंने कराया था, मान लो कोई बोले कि भाई यहां भी हो सकता है पॉइंट लाइन ज्वाइनिंग पे, ये यहां पे, तो यहां पे देखो ये मास अपने तरफ खींचेगा, ये मास अपने तरफ खींचेगा, तो फील्ड तो 0 नहीं होगा, मतलब इसके बाहर नहीं हो सकता, इससे अगर बाहर ले लिए तो ये अपने तरफ खींचेगा, ये भी दोनों ऐड हो रहा है, ये और ये ऐड हो जाएगा, इसके बाहर अगर यहां पे आ जाए तो ये अपने तरफ, ये अपने तरफ, मतलब इसके बाहर नहीं होने वाला, अंदर ही होगा। यहां पे अगर रखोगे तो ये अपने तरफ खींचेगा E2 और ये अपने तरफ E1, अब यहां से E1 इक्वल टू क्या हो जाएगा E2, ठीक है, अब E1 इक्वल टू क्या हो गया E1 E2, यहां पे क्या लिखोगे gm/x² इक्वल टू g इंटू 4m अपॉन 3 - x², कट होगा तो यहां पे क्या आएगा 3/x अपॉन x का होल स्क्वायर इक्वल टू 4, यहां पे दो बातें आती है प्लस और माइनस, 3/x अपॉन x इक्वल टू क्या हो गया 2, एक होगा 3/x अपॉन x इक्वल टू क्या हो गया -2, यहां से सॉल्व करेंगे 3 - x इक्वल टू 2x और 3x इक्वल टू 3x इक्वल टू क्या हो गया 1 मीटर, मतलब इसके बीच में 1 मीटर पे पॉइंट होगा। किसी के मन में आ रहा है सर ये भी करना चाहते हैं आप, कीजिए बिल्कुल, 3 - x इक्वल टू क्या हो गया -2x, अब यहां से क्या होगा 3 इक्वल टू, उधर जाएगा तो यहां पे जाएगा तो x हो जाएगा और x इक्वल टू क्या होगा -3, ये नहीं हो सकता क्योंकि हमने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया, इधर लिया है, इधर कोई पॉइंट ही नहीं हो सकता नेगेटिव में, तो यही हो सकता है, समझ में आ रहा है क्या। तो ये क्वेश्चन ऐसे किया जाता है, कोई पॉइंट यहां पे होगा इसके लाइन ज्वाइनिंग पे, ये x डिस्टेंस, ये 3 - x और यहाँ पे फील्ड दोनों बराबर कर लिए 0, और ये आंसर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां रखेंगे तो दोनों खींचेगा अपने तरफ, 0 नहीं हो सकता। इसी क्वेश्चन को एक दूसरे तरीका से भी कर सकते हैं, इसी क्वेश्चन को एक अगर दूसरे तरीका से, सेम क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं, ध्यान देना, सेम क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीका से कर रहा हूं, क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं, टू मास इतना इतना सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, फाइंड द पॉइंट ऑन द, फाइंड द पॉइंट नहीं, यहां पे लिख रहा हूं अ मास m0 पुट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग m एंड वेयर ग्रेविटेशनल फोर्स दे देता हूं, ले जैसे कि पिछले क्लास में किए थे, तो वही क्वेश्चन हो गया, कोई परेशान नहीं होना है। यहाँ पे m 4m और यहाँ पे देख ले ये x डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 3 - x और यहाँ पे m0 रख लिए, तो ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, सेम कंसेप्ट F1 F2, यहाँ पे F1 इक्वल टू F2 कर लोगे, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा gm, देख m इंटू m0 अपॉन x², यहाँ पे क्या होगा g m0 इंटू 4m अपॉन 3 - x², और यहां से भी वही आएगा m0 और m0 कट हो जाएगा, g और g कट होगा, ये कट होगा सब, तो यहाँ पे भी वही आता 3/x अपॉन x का होल स्क्वायर इक्वल टू 4, और सॉल्व करोगे तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी, ऑलरेडी वही आएगी, जस्ट अभी सॉल्व किया था, x इक्वल टू 1 आया था और x इक्वल टू -3 आया था, तो ये नहीं होगा, इसका भी आंसर यही होगा। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व किया जाता है। सवाल ये है, इसको लेते ओरिजिन,
ओ ले लिया, ये m मास रख दिया यहाँ पे, कुछ दूरी पे m मास और रख दिया, ये दूरी पे m मास और रख दिया, ये दूरी पे m मास रख लिया, और ये इनफाइनाइट तक चलता गया। देख ले इतनी इतनी दूरी पे, और यहां से यहां की दूरी को, यहां से यहां तक दूरी को r बोल देते हैं, ठीक है, r बोल देते हैं, ठीक है, इसको भी r बोल लेते हैं। ये r था तो ये कितना हो गया 2r, इसको बोल देते हैं 2r बोल देते हैं, 2r दूरी पे, या फिर ऐसे करते हैं, जान दो इससे अच्छा होगा, r ये ले लेते हैं और यहां से यहां तक इसको 2r कर लेते हैं, 2r, यहां से यहां तक इसको 4r कर लेते हैं, इसी तरह ये 8r कर लेते हैं, ठीक है। ये मास ऐसे रखे हुए हैं, ये r दूरी पे है, ये 2r दूरी पे है, ये 4r दूरी पे है, ये 8r दूरी पे, इनफाइनाइट। तो क्वेश्चन सब मास की वजह से बताना है। क्वेश्चन है फाइंड E एट पॉइंट O, ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी O पॉइंट पे बताना है, ठीक है, ये सारे मास की वजह से। सॉल्व करने का तरीका क्या है भाई, सॉल्व करने का तरीका क्या है, सबसे पहले समझते हैं कि यहाँ पे बताना है, ये अपने तरफ खींचेगा, देख ले यहाँ पे इस पॉइंट को ये मास अपने तरफ खींचेगा तो इसका डायरेक्शन इधर होगा, E1, E इक्वल टू क्या होगा E1 प्लस E2, ये अपने तरफ खींचेगा, दूसरा मास भी E2 प्लस E3, ऐसे ऐसे इनफाइनाइट तक होगा, खत्म। यहां पे निकालना है, अभी जस्ट बताया हूं, कोई मास हो, अभी जस्ट यहाँ पे लिखा भी था, देख ले यहाँ पे लिखा था कि m मास है, यहाँ P पॉइंट पे अगर निकालना है तो E की वैल्यू क्या आती थी, E इक्वल टू GM/r², ये बातें हो गई। और क्या करता है, ये मास अपनी तरफ खींचता है, वहां पे कोई फोर्स रख, छोटा मास रख लो, ठीक है, +1 kg का, तो ये अपने तरफ E1 से खींचेगा, दूसरा भी E2 से खींचेगा, तीसरा E3 से खींचेगा। अब E इक्वल टू क्या होगा बताओ, E1 की वैल्यू क्या होगी, ध्यान देना, GM/r², GM बाई दूसरा मास 2r², GM/4r², GM/8r², इंफिनिटी, खत्म। अब ये सॉल्व करने के लिए ऑप्शन दे दूं क्या, 4 ऑप्शन भी दे देता, ले B C D, 1/2 GM/r², GM/r², 0, 4/3 GM/r², ऐसे रन ले लिया। अब यहाँ पे क्या कर लेते हैं, GM/r² कॉमन कर लेते हैं, यहाँ 1 बचेगा, 1/4 बचेगा, यहाँ 1/16 बचेगा, 1/64 बचेगा, इनफाइनाइट। और जीपी का इनफाइनाइट सीरीज आपको पता है, S इंफिनिटी इक्वल टू 1 माइनस R, ये पढ़े हैं, ये फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट, और ये होता है कॉमन रेशियो, ये कॉमन रेशियो होता है, ठीक है। तो लगा लेते हैं फॉर्मूला, GM/r², पहला टर्म क्या है 1, 1 माइनस पहला टर्म 1, इन दोनों का रेशियो, इसका इसका, ठीक है, अगर इसका और इसका, ये अगला, ये है अगला टर्म, इसका और इसका रेशियो, ठीक है, अगला टर्म का इसका और इसका रेशियो क्या होगा 1/4 होगा, इसका इसका भी करोगे तो 1/4 होगा, इसका इसका भी करोगे तो 1/4 होगा, देख ले 1/64 और 1/16, तो वही आएगा 1/4 आएगा। तो यहां से वैल्यू आ जाएगी GM/r² इंटू 1/4 - 1 3/4। अब यहां से वैल्यू आएगी 3/4 GM/r², ऑप्शन इज व्हाट, खत्म। जीपी सीरीज होता है, ठीक है, जीपी सीरीज में क्या होता है, एस इंफिनिटी की वैल्यू क्या होती है, फर्स्ट टर्म 1 माइनस कॉमन रेशियो, और कॉमन रेशियो क्या होता है, इस ये और ये का रेशियो, दो कंसेक्यूटिव का, ये का रेशियो, ये 1/4 आएगा, इसलिए यहाँ पे सॉल्व करने पे क्या आएगा 3/4 GM/r²। कोई कंफ्यूजन, एक छोटा सा एग्जांपल था। चलो अब थोड़ा सा गाड़ी को आगे बढ़ाया जाए, होलोस्फीयर के वजह से हम पढ़ लें कि होलोस्फीयर के वजह से क्या होता है। सेकेंड,
पहला हमने पॉइंट मास की वजह से पढ़ा, उस पर क्वेश्चन कर लिए। ई ड्यू टू होलोस्फेयर, होलोस्फेयर के वजह से ई कैसे निकालेंगे, ई हम पढ़ने वाले हैं। तो होलोस्फेयर के लिए क्या करेंगे, सबसे पहला 3 केसेस होगी। पहला आउटसाइड, आउटसाइड का मतलब आर इज ग्रेटर देन आर, ऐसे रखते हैं यहां पे, ये है होलोस्फेयर। इसका मास m ले लिए और रेडियस r ले लिए, ठीक है, और ये r की वैल्यू हो गई, ठीक है, ये P पॉइंट पे बताना है। तो यहाँ पे मास m है, तो यहाँ पे सीधी सी बात है, E इक्वल टू क्या हो जाएगा, gm बाई आर स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन ही नहीं P पॉइंट पे, P पॉइंट यहाँ पे है तो निकाल लिए, P पॉइंट पे कोई बाहरी पॉइंट है। अब सवाल ये है कि देख ले, आउटसाइड इसका रेडियस r है, इससे बड़ा है, r की कैपिटल स्मॉल r की वैल्यू इसके r से क्या है, बड़ा है, ये r है। सेकेंड केस लेते हैं, ऑन द स्फीयर, ऑन होलोस्फीयर। अच्छा, इस चीज को थिन स्फेरिकल सेल भी बोलते हैं, थिन स्फेरिकल सेल भी बोल सकते हो। आपको पता है खोखला, एक फुटबॉल हो गया, वो खोखला ले लो, बीच में खाली है, पतला थिन लेयर, ये ड्यू टू होलोस्फीयर की बात कर रहे हैं। ऑन सरफेस, सरफेस पे क्या होगा, दोनों बराबर होगा, मतलब कहानी कैसी होगी, ये देख P पॉइंट यहां पे आ गया, ठीक है, तो P पॉइंट यहां आ गया, तो यहां पे E की वैल्यू क्या हो जाएगी, EP इक्वल टू gm बाई आर स्क्वायर, R की वैल्यू बराबर हो गई, खत्म, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। अभी जस्ट पॉइंट की तरह ट्रीट कर लेंगे, gm बाई आर स्क्वायर, ये पॉइंट मास ही है, इसके तुलना में पॉइंट मास है, सेंटर टू सेंटर, खत्म। तीसरा बात ये है कि इनसाइड में क्या होगा, इनसाइड का मतलब R इज लेस देन R पे। इनसाइड के लिए क्या करना पड़ेगा आपको समझना, कि इनसाइड का अगर बात करते हैं, इनसाइड के लिए बात कर रहा हूं यहां पे, P पॉइंट को यहां ले लिया R, ठीक है। अब यहां पे E P पे पता है क्या होता है, 0 होता है। कभी भी आया ऐसे क्वेश्चन कि ए देख ले, होलोस्फीयर है या थिन स्फेरिकल सेल है, ठीक है, तो वहां पे P पॉइंट पे जो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है, अंदर में क्यों होगी, ये सवाल ये है वाई, इसका जवाब जानना बहुत जरूरी है। इसके लिए क्या करते हैं, ये देख, अंदर में कोई P पॉइंट ले लिया, अंदर में ये P पॉइंट ले लिए, P पॉइंट यहां पे ले लिए। अब क्या होगा, देखो यहां पे क्या करते हैं कि थोड़ा सा मास को ऐसे कर लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर लिए, देख ले, ये वाला मास इधर खींचेगा, ये वाला मास इधर खींचेगा, ये वाला मास इधर खींचेगा, इतना मास ले लिया। अब यहां पे ये मास इधर खींचेगा, ये मास इधर खींचेगा, ये मास इधर खींचेगा। अब ये P पॉइंट लिया था, ठीक है, कुछ एरिया आमने सामने ले लिए। अब सवाल है, ये देख ले, ये वाला मास क्या है, कम है, देख ले, यहाँ पे मास क्या है, कम है, और रेडियस भी क्या है, कम है, R की वैल्यू भी कम है। यहां पे मास ज्यादा है, ये वाला, यहां से यहां तक बात कर रहा हूं, मास ज्यादा है और R की वैल्यू भी क्या है, ज्यादा। देख ले, इस P पॉइंट पे अगर फील्ड निकालना है तो क्या करेगा, देख ले, इसके वजह से मास यहाँ पे कम है इतना, और यहाँ पे मास ज्यादा, तो यहाँ पे मास कम, यहाँ पे मास ज्यादा, रेडियस देख, डिस्टेंस ज्यादा है, मतलब E इक्वल टू होता क्या है, gm बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पे देख ले, मास अगर कम, R कम, मास कम R कम, या मास सॉरी मास ज्यादा R ज्यादा, तो ये दोनों केस में, ये अगर E है इधर तो ये भी E ही रहता है, और दोनों कैंसिल हो जाता है, ये चेंज नहीं होगा, डज नॉट चेंज, देख ले, ये इतना में यही लगाएगा और ये इतना में, इसीलिए E की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, इनसाइड, याद रखना, इनसाइड। फिर से समझते हैं, हमने क्या किया, कोई अंदर पॉइंट ले लिए, तो ये वाला मास समझना, यहां पे ये वाला मास इतना, ये इसको अपने तरफ खींचेगा, ये वाला ज्यादा वाला मास अपने तरफ खींचेगा, तो दोनों का जो फील्ड होगा, दोनों सेम फोर्स से खींचेगा। देख ले, E इक्वल टू क्या होगा,
देख Gm/r², ये मास और ये मास ज्यादा है और r भी ज्यादा है, तो रेशियो दोनों को क्या हो गया, सेम ही रहेगा, मास ज्यादा r ज्यादा, मास कम r कम, तो फर्क नहीं पड़ेगा, ये इधर E है तो ये E है, दोनों क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। समझ में आ रहा? इसीलिए E की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी इनसाइड द होलोस्फीयर, ठीक है, या स्फेरिकल सेल भी बोल लो, थीन लिखने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है, स्फेरिकल सेल भी अगर रहे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आया? अब इसका थोड़ा ग्राफ के बारे में बात कर लेते हैं। ग्राफ इसका अगर बात करते हैं, केवल एक मैग्नीट्यूड का पहले बात कर लेते हैं। देख लिया, यहां पे मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ E, और ये R। अभी जस्ट हमने पढ़ा था कि अंदर में क्या था, देख ले, अंदर में क्या था, E इक्वल टू 0, इनसाइड, इनसाइड ये था, E इक्वल, आउटसाइड में क्या था, Gm/r², और E ऑन क्या था, ऑन द स्फीयर क्या था, Gm/r², ये हमने पढ़ा। इसका मतलब देख ले, अंदर में क्या होगा, 0 0, यहां तक 0 आएगा, देख ले, ये वाला 0 अंदर में 0 है, जैसे ही जाएंगे सरफेस पे तो Gm/r² होगा, ठीक है, Gm/r² यहां पे हो गया। चलो यहां पे लिख लेते हैं ये पॉइंट, ये Gm/r² हो गया, r² हो गया ये पॉइंट पे, और इसके बाद वेरिएशन ऐसा होने लगता है, देख ले, मतलब हमारा आंसर ये होगा, यहां से ये और ये ऐसा वेरिएशन करेगा। यहां पे ये 0 हो गया अंदर के लिए, और ऑन द सरफेस के लिए ये हो गया, और यहां के लिए E इक्वल टू क्या होता है, देख, Gm/r²। अभी जस्ट बात किया था, वेरिएशन 1/r² का ऐसा होता है, ये अगर 0 नहीं होता था ऐसा आता। लेकिन एक्चुअल में ये मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में हमें E लेना होता है, केवल वेक्टर फॉर्म में अगर लेते हैं, इसलिए मैं ये दोनों बता रहा हूं कि कभी कभी ऑप्शन में ये भी रह सकता है एग्जाम में, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। इसका मिरर इमेज लेते हैं, डायरेक्शन, क्योंकि आपको पता है जैसे दूर जाएंगे तो ये आएगा, जस्ट इसका मिरर इमेज में आ जाएगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा, यही रहेगा, देख ले, अंदर में यही रहेगा, और इसका मिरर इमेज बात करोगे, ये देख, और E की वैल्यू यहाँ पे डायरेक्शन अगर कंसीडर करते हो तो क्या आ जाएगा, -Gm/r², मतलब ये वाला वेरिएशन हो गया, डायरेक्शन कंसीडर कर रहे हैं, वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं, -Gm/r² हो गया, और यहाँ पे E 0 हो गया। तो ऐसा वेरिएशन होता है, कोई कंफ्यूजन, समझ में आया क्या? ये हम किसके लिए बात कर लिए, होलोस्फीयर के लिए या स्फेरिकल सेल के लिए बात कर रही है, ठीक है, होलोस्फीयर या स्फेरिकल सेल के लिए, कोई कंफ्यूजन नहीं हो। अंदर में 0 है, देख अंदर में 0, बाद में ऐसे वेरिएशन है, मैग्नीट्यूड का है, ये मैग्नीट्यूड का बात कर रहा हूं, ये वेक्टर फॉर्म है, जनरली ये ज्यादा करेक्ट है, अगर आप एग्जाम में दोनों आए तो ये मोर करेक्ट, ये भी करेक्ट है मैग्नीट्यूड के लिए, ठीक है। अब ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ले रहे हैं, क्योंकि हम जान रहे थे कि जैसे जाते हैं आगे तो वैल्यू खिंचती है, कम होती है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, सॉरी अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, इसीलिए देख यहाँ पे 0, और इसका वेरिएशन ऐसा होगा, Gm/r²। हमने क्या पढ़ा, E ड्यू टू होलोस्फीयर, कोई कंफ्यूजन, लिख लीजिए। अब इस पे एक सवाल करके करते हैं, छोटा सा, सवाल ये है, ऐसे दे देते हैं,
यहां पे P पॉइंट ले लिए, यहां पे Q पॉइंट ले लिए, यहां पे R पॉइंट ले लिए और यहां पे S पॉइंट ले लिए, ठीक है। और ये सेंटर ले लिए, यहां से यहां डिस्टेंस को x मान लिया, यहां से यहां डिस्टेंस को y मान लिए, यहां से इस डिस्टेंस को z मान लिए और इसको डिस्टेंस को कुछ नहीं माने, s ही लिखे हैं। कोई ये नहीं, अंदर ले लिया। अब ये देख ले, M1 M2 M3 देख ले, 3 spherical cell having mass M1 M2 M3, 3 स्फेरिकल सेल है, उसका मास M1 M2 M3 है एंड रेडियस ABC। क्वेश्चन कह रहा कि फाइंड E एट P पे बताइए, Q पे बताइए, R पे बताइए, S पे बताइए, T पे बताइए। एक T पॉइंट भी ले लेता हूं, लो ये T पॉइंट ले लिया, ठीक है, ABC रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे भाई? देखो पहला क्वेश्चन, E एट पॉइंट P के लिए, P पे क्या हो जाएगा, बड़े वाले की वजह से देख ले, बड़े वाले वजह से G अंदर वाला G M1 अपॉन, देख ले बाहर है G M1 अपॉन एक्स स्क्वायर, G M2 अपॉन एक्स स्क्वायर, G M3 अपॉन एक्स स्क्वायर, खत्म। समझ में आ रहा क्या? G देख ले, G फॉर्मूला क्या था, GM बाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ठीक है, कोई कंफ्यूजन? GM1 अपॉन एक्स स्क्वायर, देख लीजिए बाहर वाले वजह से, ये मास की वजह से, ये अंदर वाले के सबसे अंदर वाले, ये दूसरे की वजह से, ये तीसरे की वजह से, ये सब बाहर है, तो यहां से क्या आ जाएगा, G बाई एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे, M1 M2 M3, ये आ गया। सेकेंड क्वेश्चन है E एट Q पॉइंट पे बताइए, Q पॉइंट पे क्या होगा, ये डिस्टेंस y डिस्टेंस पे है, तो GM1 पे बताइए, GM1 अपॉन वाई स्क्वायर, GM2 देख ले, टू भी ये है, GM2 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस तीसरा के वजह से क्या होगा, ये देख, ये बाहर वाला सेल के अंदर का पॉइंट है, तो इसकी वजह से ये 0 हो जाता है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, G बाई वाई स्क्वायर M1 प्लस M2, ये हो जाएगा, ठीक है। E एट Q, कोई कंफ्यूजन? Q पॉइंट पे, ठीक है, यहां पे Q पॉइंट कर लिया, ये P पॉइंट लिया हूं, देख लिया यहाँ पे P पॉइंट लिया हूं, तो M1 M2 M3 सबके वजह से होगा, Q पॉइंट लिया तो इसके वजह से 0 होगा, तो M1 और M2 बचेगा, M1 और M2 बचेगा, तो ये आएगा, ठीक है। अब E एट R पे बताइए भाई, R कहां है, R ये पे है, अब R पे सवाल ये है, PQR पे देख ले, ये दोनों के वजह से 0 हो जाएगा, केवल अंदर वाले की वजह से होगा, GM1 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 0 प्लस 0, मतलब GM1 अपॉन जेड स्क्वायर हो जाएगा, तीसरा। चौथा, फोर्थ नंबर भाई कर लेते हैं, फोर्थ नंबर क्या है, R के बाद S पे, E एट S 0, सबसे अंदर है, S वाला पॉइंट सबके अंदर है, 0 हो जाएगा। अभी जस्ट हम पढ़ा है कि अंदर में स्फीयर के, होलो स्फीयर के अंदर में, स्फेरिकल सेल के अंदर में फील्ड क्या होता है, 0। ये पॉइंट ले रहे हो, तो ये देखिए इसके वाला के लिए अंदर है, तो इसके वजह से 0 आ जाएगा, समझ रहे? अब पांचवा नंबर क्या है भाई, E एट T कहां पे, ये देख ले, ये A है, तो ये डिस्टेंस कितना है, B, इसका रेडियस क्या है, B है, पहला A और ये B, समझ में आ रहा? तो ये B है डिस्टेंस, तो इसके वजह से देख ले, ये इन दोनों के वजह से होगा, M1 और M2 के वजह से होगा, तो GM1 अपॉन ये डिस्टेंस हमें कितना है, B है, अपॉन B स्क्वायर प्लस GM2 अपॉन B स्क्वायर। अब यहां से
जी बाई बी स्क्वायर कॉमन कर लो, m1 प्लस m2 टी पॉइंट पे हो गया। देख ले, टी पॉइंट पे कर रहा हूं, दिखाई दे रहा क्या, टी पॉइंट पे कर रहा हूं, तो ये देख बाहर की वजह से जीरो होगा, तो m2 और m1 की वजह से होगा, और ये डिस्टेंस b है, ठीक है, इसलिए कि रेडियस b दिया हुआ है, तो यहाँ पे ऑन द सरफेस b होता है gm2 बाई बी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा gm1 अपॉन बी स्क्वायर, यहाँ पे ये हो गया। कोई कंफ्यूजन? लास्ट एक और चीज कर लेते हैं, सॉलिड स्फीयर की वजह से पढ़ लेते हैं कि सॉलिड स्फीयर की वजह से क्या होता है। आपको बता दूं कि अर्थ भी यही है, अर्थ भी यही है, सॉलिड स्फीयर ही है, तो अर्थ के लिए जी का ही भी है, दिस इज फॉर अर्थ, जी इक्वल टू ई। आपको पता है जी और ई दोनों अर्थ के लिए क्या होता है, सेम होता है, ठीक है, ई और जी दोनों का मतलब एक ही होता है। अर्थ के लिए भी बात हो रही है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी बोल सकते हो अर्थ के लिए, फॉर अर्थ के लिए बात करो। तो सबसे पहला अगर बात करोगे आउटसाइड, आउटसाइड में तो टेंशन ही नहीं है, ले भाई क्या कर देते हैं, मास m है, रेडियस r है, ये p पॉइंट है, E एट p gm बाई आर स्क्वायर, खत्म, बाहर के लिए हो गया। बाहर कब होगा, जब r इज ग्रेटर देन r, ये हो गया। दूसरा बाहर होगा, दूसरा r इक्वल टू r पे भी कोई कंफ्यूजन नहीं है, p पॉइंट यहां आ गया, r इक्वल टू r आ गया, तो यहाँ पे E इक्वल टू p क्या होगा, gm बाई आर स्क्वायर, यहां भी कोई टेंशन नहीं है, पॉइंट मास की तरह सोल्व कर लिए, खत्म। सवाल तो तीसरा में मजा आएगा कि r जब छोटा हो, यहां पे बात कर दो, यहां पे दे दू p पॉइंट, ये देखो p पॉइंट को यहां पे दे दिया, तो यहां पे E एट p क्या होगा, ठीक है, सवाल यही है वैसे, ठीक है। अब मैं आंसर लिख देता हूं यहाँ पे, gm बाई आर क्यू इंटू आर होता है, कैसे होता है ये हम डिस्कस करेंगे, वाई, ये डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। मजेदार यही बात है कि ये क्यों होता है gm बाई आर क्यू इंटू आर, कोई कंफ्यूजन? अब ये कैसे होता है ये डिस्कस करने के लिए मिटा लो, कि भाई अंदर में कैसे क्या होगा, इनसाइड के लिए बात कर रहा हूं, देख अंदर में ये ले, एक बात बता दूं आपको, ये आर है कि इस पे देख ले, E एट पॉइंट P किसकी वजह से होगा, E आउटसाइड, इसके बाजू में जो है आउटसाइड प्लस E इनसाइड, अंदर वाले के मास की वजह से, अंदर वाला मास की वजह से, ठीक है। तो सवाल यह है कि आउटसाइड वाला अभी जस्ट पढ़े हैं कि स्फीयर बनता कैसे है, स्फीयर बनता कैसे है, थिन थिन जो पतला पतला हेमिस्फीयर, सॉरी हेमिस्फीयर बोल रहे हैं, अभी जस्ट हमने पढ़ा था होलोस्फीयर, होलोस्फीयर एक होलोस्फीयर पतला लेयर, दूसरा पतला लेयर, तीसरा पतला लेयर, चौथा पतला, मिल मिल के क्या बन जाएगा, सॉलिड स्फीयर बन जाएगा। तो सॉलिड स्फीयर बनता किससे है, सॉलिड स्फीयर बनता है होलोस्फीयर से, तो ये होलोस्फीयर है, ये होलो देखो पतला, तो ये अंदर आ गया, तो वही कहानी है, इसके वजह से ये देख ले, ये बाहर वाला मास की वजह से जीरो हो जाएगा, आउटसाइड मास इनसाइड मास, आउटसाइड मास की वजह से क्या हो जाएगा जीरो। अभी जस्ट हमने पढ़ा था ये कंसेप्ट कि भाई कोई सेल है, स्फेरिकल सेल है, ठीक है, या होलोस्फीयर है, तो उसके वजह से अंदर में फील्ड क्या होता है, जीरो। इस वाले देख ले, ये सेल मान लेते हैं, ये पतला जो है ना, ये सेल मान लिया, ठीक है, तो सेल की वजह से जीरो, सेल से ही मिलके बनता है, अंदर देख ले, बाहर वाले मास की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा फील्ड, जीरो, बाहर वाले मास की वजह से जीरो, क्योंकि ये बनता कैसे है, छोटे छोटे लेयर से बनते हैं, ठीक है, छोटे छोटे होलोस्फीयर मिल मिल के क्या बनते हैं, सॉलिड स्फीयर,
ठीक है, ये 0 हो गया। तो अंदर वाले मास की वजह से क्या होगा, जी अंदर वाला मास क्या ले लेते हैं, एम आर ले लेते हैं अपॉन आर स्क्वायर। एम आर मतलब ये कटा हुआ मास, अंदर वाला मास। अब भाई निकालेंगे कैसे, इसके निकालने के दो तरीके हैं। पहला तो तरीका ये है कि सर हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ई एट पी इक्वल टू सर जी बाई आर स्क्वायर, इसको लिखेंगे, मास को क्या लिखते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। मास इक्वल टू क्या लिखेंगे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम किसका, इसी का, अंदर वाले का। तो देखो बड़ा आसान हो जाता है, जी बाई आर स्क्वायर। मास कितना है, सॉरी डेंसिटी कितना है, डेंसिटी का मतलब मास, टोटल मास आर, टोटल मास एम, वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, ये वॉल्यूम हो गया, इनटू छोटा वाला का वॉल्यूम। यहां से देख ये कट होगा, कट होने के बाद क्या आ जाएगा, ई एट पी इक्वल टू जी एम, ये 4 पाई कैंसल, आर आ जाएगा ऊपर अपॉन आर क्यूब आ गया। पी पॉइंट पे एक तरीका है। हमने क्या किया, E इक्वल टू देख कटा हुआ मास, अंदर वाला मास की वजह से मास इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम कटा हुआ का वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब, और ये डेंसिटी है, ये डेंसिटी है, यहाँ पे लिख रहा हूं डेंसिटी। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, टोटल मास अपन टोटल वॉल्यूम, टोटल मास अपन टोटल वॉल्यूम, टोटल मास अपन टोटल। ये तरीका है मेथड 1। मेथड 2 ऐसे भी कर सकते हैं भाई, क्या करते हैं, अभी जस्ट सिखाया था, 4/3 पाई आर क्यूब का मास m है, पूरा वॉल्यूम है, r है तो ये r रेडियस है, पूरा का मास m है, तो एक का m बाई 4/3 पाई आर क्यूब, इसलिए अंदर वाला का 4/3 पाई आर क्यूब का m बाई 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 कट, एम आर क्यूब अपॉन एम आर क्यूब अपॉन आर क्यूब, ये मास हो गया। और मास यहां पे पुट कर दे तो ये देख ले, ई एट पी क्या होता था, जी एम आर अपॉन आर स्क्वायर। अब ये वैल्यू अगर पुट कर दे एम आर के जगह, देख तो जी आ जाएगा, कैपिटल एम आ जाएगा, देख ले एम आर है, एम आर है, और एम आर ये है कट मास का, तो कट मास का एम आर क्यूब, और आर आ जाएगा यहाँ पे अपॉन आर क्यूब आ जाएगा, तो यहां से जी एम आर अपॉन आर क्यूब, ये आ गया। यहां से भी फिर से समझ लेते हैं, यहाँ पे तो पता है कि मास इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम कर लिए, और कटा हुआ का वॉल्यूम, खत्म। दूसरा तरीका ये था कि टोटल 4/3 पाई आर क्यूब टोटल मास है, तो मास m एक पे, इसलिए अंदर वाला का खत्म। तो यहाँ पे ई पी पॉइंट पे हमें निकाल लिया जी एम बाई आर क्यूब इंटू आर। अब इसका ग्राफ की बात करें, भाई ग्राफ कैसा होगा, अगर इसका ग्राफ की बात करते हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का भी वही ग्राफ होगा, ले मैग्नीट्यूड ऑफ ई के बारे में बात कर रहा हूं, और ये आर रेडियल वेक्टर बात कर लो ऐसे, तो पहले ई इनसाइड क्या होगा, इनसाइड अभी लिखा था जी एम बाई आर क्यू इंटू आर, जी एम बाई आर क्यू इंटू आर, अंदर में। आउटसाइड क्या था, ऑन द सरफेस क्या था, जी एम बाई आर स्क्वायर ऑन, आउटसाइड क्या था, आउटसाइड ये था जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पे वेरिएशन अगर बात करोगे, अगर देख लो मैग्नीट्यूड का बात कर रहा हूं, यही सेम चीज है, तो मैग्नीट्यूड का बात कर रहा हूं, तो अंदर में वेरी कर रहा है, देखो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो ऐसा होगा, बीचों बीच ऐसा जाएगा, और फिर यहां से ऐसा वेरिएशन होगा, ये देख ले,
इसके वजह से ये अगर बात करोगे E इज 1/r² है, अगर यहां पे लिख दूं इक्वल टू Gm/r³, कहां गया, Gm/r² बाहर साइड के लिए, ठीक है, ये बाहर साइड के लिए ये होगा, बाहर साइड के लिए है। और यहां पे क्या हो जाएगा, ऑन द सरफेस पे Gm/r², और अंदर के लिए, यहां के लिए बात कर रहा हूं, यहां के लिए इसका वेरिएशन की अगर बात करोगे तो Gm/r³ इंटू r, ये मतलब E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r है, लीनियर वेरिएशन, और इसका ऐसा वेरिएशन। अगर इसका डायरेक्शन की बात कर लो, अगर मैं E के केवल बारे में वेक्टर के फॉर्म में बात कर लूं ऐसे, तो वेरिएशन इसका जस्ट मिरर इमेज आएगा, स्ट्रेट लाइन है ये, डोंट कंफ्यूज, ये स्ट्रेट लाइन, तो यहां पर स्ट्रेट लाइन आएगा, और स्ट्रेट लाइन आने के बाद ऐसा कहानी होगी, और यहां पे वेक्टर के फॉर्म में बात करोगे तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, Gm/r², माइनस साइन के साथ आएगा वेरिएशन, और यहां पे इक्वल टू वेक्टर फॉर्म में -Gm/r² आएगा, और अंदर में तो आपको पता ही है, यहां लिख देता हूं E इक्वल टू Gm/r³ इंटू r, माइनस साइन के साथ, ये ठीक है। कोई कंफ्यूजन, देख लीजिए, फिर से समझा देते हैं कि अंदर देख ले, अंदर में वेरिएशन r है, अंदर में वेरिएशन स्ट्रेट लाइन, बाद में बाहर पे ये कांस्टेंट, और बाद में ये वाला कर्व जस्ट बताया था 1/r² का, ऐसा वेरी करता है, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे बनाते हैं, ऐसा वेरिएशन करता है, ठीक है। ये है r इक्वल टू r पे, r इक्वल टू r पे ऐसा वेरिएशन करता है। जस्ट इसका हमने क्या कर लिया, मिरर इमेज ले लिया, देख लीजिए Gm/r³ अंदर में r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये वैल्यू, और जस्ट अगर मैग्नीट्यूड, ये ज्यादा करेक्ट है, ये वाला ग्राफ मैं बार बार बोल रहा हूं, ये केवल मैग्नीट्यूड के लिए है, ये मैग्नीट्यूड के लिए, और ये वेक्टर के लिए है, पूरा ओवरऑल बात कर रहा हूं, समझ में आ रहा है क्या, ये बातें हो गई। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इसके फर्दर आगे कि रिंग पे कैसे करेंगे, सेमी रिंग ले लेंगे, छोटा एक रिंग का टुकड़ा भी ले लेंगे, रिंग के एक्सिस पे ले लेंगे, ये बात करेंगे। समझ में आया क्या, कोई कंफ्यूजन? ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।